गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए आज हम इस अगला अध्याय के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा सामाजिक विज्ञान का लास्ट अध्याय है, 21 अध्याय, और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। वैश्वीकरण यानी पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखना, एक करना, है ना। तो वैश्वीकरण इसे इंग्लिश में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। आप किसी भी देश के वस्तु यानी किसी भी देश में व्यापार खरीद फरोख्त कर सकते हैं, कहीं भी जाके रोजगार कर सकते हैं। ये सब होता है वैश्वीकरण। ठीक है। तो आइए जानते हैं वैश्वीकरण के बारे में। क्या है वैश्वीकरण? ठीक है। तो आइए जानते हैं। देखिए, आपने अपने घरों में या आसपास चीन में बने खिलौने देखे होंगे। बाजार में चाइनीज मोबाइल व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी काफ़ी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। चीनी खिलौने भारत में बड़ी मात्रा में आयात किए जा रहे हैं। बिल्कुल साफ सी बात है कि चीन से बने खिलौने भारत में बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा आयात किया जाता है। कहाँ? भारत में चीन की वस्तुओं को, चीन की खिलौने को। ठीक है। तो ये देखिए कि आयात किया जा रहा है जैसे कोई भी वस्तु, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ से हमारे भारत में इसका प्रोडक्शन नहीं है, मतलब उत्पादन नहीं किया जा रहा है, इसलिए आयात किया जाता है। टीवी के माध्यम से आप विश्व भर में हो रही गतिविधियों व घटनाओं के सीधे त्वरित प्रसारण देख सकते हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि टीवी के माध्यम से विश्व में कहीं भी घटना होता है, मीडिया वाले तुरंत एकदम लाइव दिखाते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है। तो देख पाते हैं। आजकल तो इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की चीज़ों के बारे में तुरंत पता चलता है। ठीक है। हमारे खान पान में कुछ दूसरे देशों के व्यंजनों का समावेश होने लगा है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, चाउमीन आदि। हम इन खाद्य पदार्थों के विज्ञापन टीवी पर भी देखते हैं। ठीक है। बहुत से देशों के मरीज इलाज के लिए भारत आते हैं, क्योंकि अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ तुलनात्मक रूप से बेहतर और सस्ता इलाज संभव है। ठीक है। ये हो गया। आगे देखते हैं। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे देशों के शिक्षा संस्थानों या विश्वविद्यालयों में अध्ययन हेतु जाना आना करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पढ़ाई के लिए भारत के प्रति विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 2.5 से 3 लाख बताई जाती है। इतने विद्यार्थी विदेश पढ़ने जाते हैं। ठीक है। मतलब आप समझ जाइए कि पढ़ने लिखने व्यापार करने ये सब पहले देखिए होता यह था कि एक देश से दूसरे देश में जो है आप व्यापार नहीं कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाता था, कई तरह की ऐसे समस्याएं थी। लेकिन इसे 1991-92 के बाद, उदारीकरण के बाद इसे हटा दिया गया और पूरे वैश्वीकरण कर दिया गया। पूरे विश्व को एक बाजार, एक मार्केट में ला करके खड़ा कर दिया गया। ठीक है। तो इस तरीके से किया गया है ना। लोग पर्यटन के सिलसिले में विभिन्न यात्राएं करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात इतना रमणीक है कि वहां अक्सर विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। कुटुम्बसर की गुफा, कवर्धा का भौरमदेव मंदिर आदि ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जहां लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसी प्रकार हमारे देश के लोग पर्यटन के सिलसिले में इंडोनेशिया, मलाया, थाईलैंड आदि देशों की यात्रा करते हैं। ठीक है। आगे आइए। विगत कुछ वर्षों में लोगों में अंग्रेजी भाषा सीखने की इच्छा काफ़ी बढ़ी, क्योंकि ज़्यादातर नौकरियां ऐसी होती हैं जिनके प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी भाषा पर पकड़ होना आवश्यक माना जाता है। अतः लोग
सोचते हैं कि यदि वे अंग्रेजी भाषा सीख लेंगे तो उन्हें नौकरी हासिल हो जाएगी। इसी अपेक्षा में वे अन्य नई भाषाएं जैसे चीनी आदि में सीख रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ विदेशी संगीत भी सुना होगा जो युवाओं में अधिक लोकप्रिय है। क्या आपने कभी कोई विदेशी फिल्म देखी है? उपयुक्त सभी उदाहरण हमें यह संकेत देते हैं कि विश्व के देशों और लोगों के बीच अंतर संबंध है और इन संबंधों के कई आयाम हैं। यह भी स्पष्ट है कि पिछले कुछ दशकों में इस तरह की प्रक्रियाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। विश्व के देशों के बीच दूरियां कम हो रही है और उनके मध्य अंतर संबंध बढ़ा है। लोगों को वस्तुएं एवं सेवाओं के रूप में दूसरे देशों की चीज़ें उपलब्ध हैं। अपनी आवश्यकताओं हेतु लोगों का विश्व स्तर पर आवागमन हो रहा है तथा सांस्कृतिक रूप से देशों में जुड़ाव होने लगा है। इस पाठ में हम इन प्रक्रियाओं के कुछ आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं को समझेंगे, साथ ही इनके कारक और प्रभावों को भी देखेंगे। ठीक है। अंतर्देशीय उत्पादन। आज से कुछ दशक पूर्व हमें अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं की पूर्ति हेतु ज़्यादातर देशी उत्पादों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इन उत्पादों की भी सीमित विकल्प थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज बाजारों में हमें विदेशी वस्तुओं की बहुतायत तो दिखाई देती ही है, साथ ही उनके कई विकल्प भी मौजूद हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जैसे मोबाइल के ढेरों किस्म, जूते, कमीज, कैमरे व इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि के विभिन्न ब्रांड, इसी प्रकार सड़कों पर आपको नए नए मॉडल की देशी एवं विदेशी कारें, मोटर साइकिल, ट्रकें आदि दौड़ती नजर आती हैं। शहरों में ऐसी दुकानों और मॉलों का चलन भी बढ़ा है जो इन उत्पादों से भरे पड़े हैं। इन सब के पीछे अंतर्देशीय उत्पादन की परिघटना का हाथ है। वस्तुओं का अंतर्देशीय उत्पादन हो रहा है। उत्पादन की प्रक्रिया अनेक देशों में विभाजित है तथा उत्पादित वस्तुओं की विश्व स्तर पर बिक्री भी हो रही है। बिल्कुल पूरा आज़ादी हो गया। मैं आपको बताया ना कि पहले 1990 से पहले ऐसा नहीं था। विदेशी जो है मार्केट लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन 1990 के बाद ये सारा व्यवस्था किया गया। आइए इस अंतर्देशीय उत्पादन को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर गौर करते हैं कि 1960 के दशक में और उसके बाद का कार के रूप में फोर्ड एस्कॉर्ट यूके और जर्मनी में जोड़कर तैयार किए जाते थे, मगर उसके पुर्जे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, बेल्जियम और यहाँ तक कि जापान सहित दर्जन भर से अधिक देशों में बनाए जाते थे। इस रणनीति के तहत फोर्ड एस्कॉर्ट उन देशों में कार उत्पादन को प्राथमिकता देती है जहां उसे कम मजदूरी में श्रमिक उपलब्ध होते हैं तथा करों की दर कम होती है। साथ ही सरकारों द्वारा भी उन्हें कुछ रियायतें यानी छूट दी जाती है। आज इस प्रकार की कई कंपनियां भारत में हैं और वे दुनिया भर से सामान मंगवाती है। ठीक है। चित्र क्रमांक 21.5 को देखिए, जिसमें 2 महिलाएं बेंगलुरु में एक स्थानीय
कंपनी के एक कॉल सेंटर में काम कर रही हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो विश्व की कुछ बड़ी कंपनियों जैसे जनरल इलेक्ट्रिक, डेल कंप्यूटर अमेरिका ऑनलाइन और ब्रिटिश एवरेज द्वारा प्रदत्त 800 कस्टमर केयर नंबरों पर ग्राहक सेवा उपलब्ध कराती है। भारत की ये कंपनियां बड़ी कंपनियों के लिए कम लागत पर आउटसोर्सिंग के रूप में काम करती है। जब कोई कंपनी अपने उत्पाद या सेवाएं किसी बाहरी स्रोत के जरिए उपलब्ध कराती है तो उस प्रक्रिया को आउटसोर्सिंग कहा जाता है। स्थानीय कंपनी इन कॉल सेंटरों पर काम करने हेतु अंग्रेजी जानने वाली महिलाओं को अमेरिकन अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण देती है, उन्हें फिल्में दिलाती है तथा उन्हें अमेरिकन लोगों के समान बातचीत व व्यवहार का तरीका दिखाई जाती है। इससे ग्राहकों को यह महसूस ही नहीं होता कि वे दूसरे देश के अभिकर्ता से बात कर रहे हैं। ठीक है, बल्कि उन्हें लगता है कि ये सेवाएं उन्हें अपने देश से ही संबंधित कंपनी द्वारा प्रदान की जा रही है। बड़ी कंपनी द्वारा आउटसोर्सिंग के रूप में स्थानीय कंपनी की सेवाएं प्राप्त करने हेतु इस तरह के जिन केंद्रों की मदद ली जाती है उन्हें बीपीओ अर्थात बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कहते हैं। इनसे बड़ी कंपनियों को कम लागत पर सेवाएं उपलब्ध हो जाती है। ये सेंटर उन देशों में स्थापित किए जाते हैं जहां संचार साधनों जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया जा चुका हो। उपयुक्त उदाहरण में आपने देखा कि कैसे वस्तुओं और सेवाओं का अंतर्देशीय उत्पादन किया जा रहा है। अब आइए देखें कि वास्तव में ये कंपनियां कौन सी हैं और ये कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये कैसे कंपनियां काम करती हैं। ये देखिए, अब आइए यहाँ पे देखते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब होता है कई देश मिलकर के उस कंपनियों को चलाते हैं, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। आइए देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी अर्थात मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऐसी कंपनियां होती है जो एक से अधिक देशों में वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण तथा स्वामित्व रखती है। इनके द्वारा उत्पादन के लिए कच्चे माल तलाश पूरे विश्व में की जाती है तथा प्राप्त उत्पाद की विश्व स्तर पर बिक्री की जाती है। प्रायः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों में अपनी इकाइयां लगाने को प्राथमिकता देती हैं जहां उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध जितना विराट होगा हो जाते दुख का रास्ता हैं उतना लंबा। कई बार आप दुख हो जाते हैं तथा सस्ती दरों पर प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी इकाई लगाने के पूर्व कंपनियां सरकारी नीतियों पर भी नज़र रखती है। जिन देशों की सरकारी नीतियां लचीली होती है तथा करों की दर कम होती है वहां इकाइयां लगाने इन कंपनियों द्वारा प्राथमिकता दी जाती है। ये कंपनियां चाहती है कि सरकारी नीतियां उनके निर्णय के अनुकूल हो। कोई भी कंपनी चाहेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास विशाल पूंजी होती है। जब भी ये किसी देश में पूंजी निवेश करते हैं तो अपने साथ नवीन तकनीकी भी लाते हैं। इन तकनीकों की मदद से उनकी उत्पादन शक्ति बहुत अधिक
होती है और वे वस्तुओं के नवीनतम मॉडल बाजार में प्रस्तुत करते हैं। अपने उत्पाद की गुणवत्ता और छवि को लेकर उनमें एक सजगता दिखाई देती है। ठीक है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों को अधिग्रहित कर उत्पादन गतिविधियों का प्रसार करती है। उदाहरण के लिए लाफार्ज फ्रांस की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सीमेंट कंपनी है, जिसने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन व युगांडा जैसे कई देशों में अपने कारखाने स्थापित किए हैं। कंपनी का मुख्य उत्पादन सीमेंट व कंक्रीट है। कंपनी ने भारत में वर्ष 1999 में टाटा स्टील सीमेंट और 2001 में रेमंड सीमेंट की फैक्ट्रियों का अधिग्रहण किया, अर्थात खरीद कर उत्पादन कार्य शुरू किया और ये दोनों फैक्ट्रियां छत्तीसगढ़ में थीं। यहाँ इस उद्योग के लिए कच्चा माल है ना, लाइमस्टोन खनिज पदार्थ एवं सस्ती मजदूर उपलब्ध है। साथ ही भारत का व्यापक बाजार भी उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद आगे देखें। कुछ अन्य क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे छोटे उत्पादों की मदद भी लेती हैं, जैसे कपड़े, जूते, खेल सामग्री तथा खिलौनों आदि के उत्पादन का काम छोटे उत्पादकों को दे दिया जाता है तथा निर्मित वस्तुएं उनसे खरीदकर अपना ब्रांड नाम से बाजार में बेच दिया जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब प्रांत के लुधियाना में कई घरों में महिलाएं बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा दिए गए फुटबॉल के निर्माण का कार्य करती हैं। इन वस्तुओं का विवरण और डिजाइन बहुराष्ट्रीय कंपनियां ही तैयार करती है और ठेकेदारों के जरिए कारीगरों तक पहुंचती हैं। सस्ती दरों में कारीगरों द्वारा तैयार इन वस्तुओं को दुनिया के बाजारों में निर्यात किया जाता है। देश के बाजारों में क्या किया जाता है? निर्यात किया जाता है, जहां बड़ी दुकानों और मॉल में इन्हें बड़ी मार्जिन के साथ बेचा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कभी कभी स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम भी चलाया जाता है, जैसे 1995 में अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स के द्वारा भारतीय कंपनी महिंद्रा के साथ संयुक्त उपक्रम चलाकर कारों का उत्पादन करने लगी है। ये कारें न केवल भारत में बिकती हैं बल्कि दूसरे देशों में भी उनका निर्यात किया जाता है। इन सभी उदाहरणों के जरिए हमने अंतर्देशीय उत्पादन करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जाना। ठीक है। इस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली इतनी विस्तृत हो जाती है कि उनकी उत्पादन क्षमता लगातार बढ़ती जाती है और वे प्रतिस्पर्धा में आगे रहती हैं। छोटी कंपनियां या उत्पादकों के अधिग्रहण से उनकी उत्पादन प्रक्रिया केंद्रीकृत होने लगती है और वे अधिक मजबूत हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये अलग अलग कंपनियां उत्पादन कर रहे हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है स्पष्ट कीजिए, आप बना सकते हैं। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए यहाँ से। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? सीधे वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है आप बता सकते हैं कि वैश्वीकरण से तात्पर्य है कि विश्व की बाजार को, यानी विश्व की अर्थव्यवस्था को, है ना, किसी देश के, ऐसे भी बोल सकते हो, किसी देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। आगे आप उसमें जो है आगे जो 2-4 बिंदु दिया हुआ है उसे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बाकी हम अगले दिन और बात